तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT क्लास 7th साइंस की किताब का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर नहीं बल्कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों, आप लोग जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उनके स्वाद अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई मीठा, कोई नमकीन। तो आज हम विशेष रूप से उन भोज्य पदार्थों पे ध्यान देंगे जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और आपकी किताब में इस चैप्टर का जो पहला पन्ना है उसमें भी एक टेबल दिया गया है जहां आपसे ये पूछा गया है कि जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड इत्यादि, इनका स्वाद कैसा होता है। सोर होता है अर्थात खट्टा होता है, या बिटर अर्थात कड़वा, या फिर स्वीट या नमकीन। तो ये आप लोग जो है इस टेबल को आप लोग भर सकते हैं अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मानव जीव के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए, जो आप फोटो में देख रहे हैं ये जीव का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें जो हमारा टंग है, हमारी जीभ है, इसका जो सबसे आगे वाला भाग है, इससे हम लोग मीठे चीज़ की पहचान करते हैं। अर्थात जब हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं और वह मुंह में जब जीभ के आगे वाले भाग पे आता है तभी हमें उसकी मिठास का पता चलता है। फिर इसके पीछे आप देखेंगे सोर, यानी कि खट्टी चीज़ों का पता हमें तब चलेगा जब वह पदार्थ इस सोर वाले रीजन में आएगा। फिर उसके पीछे सॉल्टी, और फिर उसमें सबसे आखिरी में क्या है, बिटर। बिटर यानी कि कड़वा। अब यहाँ कभी आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अगर आप चीनी का दाना सीधे जीभ के सबसे पिछले भाग में रखते हैं और 2 मिनट बाद पानी पी के निगल जाएंगे तो आपको मिठास का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि चीनी को आपने जीभ के पिछले भाग में रखा जो कि बिटर वाला पोर्शन है। तो वहाँ ऐसे टेस्ट बड है ही नहीं जो मिठास के बारे में आपको बता सकें। चलिए, तब अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये इस फिगर में आप लोग जितने फ्रूट्स देख रहे हैं, जितने फल देख रहे हैं, इनकी एक विशेषता आपको समझ में आ रही होगी। इन फलों को जब बीच में से काटा जाता है तो ये एक रथ के पहिए जैसा इसमें आकार आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग इस टॉपिक को केमिस्ट्री के नज़रिए से पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में बहुत डीप में न जाते हुए शॉर्टकट में हम देखते चलेंगे कि जैसे इन फलों को काटने के बाद जो ये रथ के पहिए दिख रहे हैं और बीच बीच में बीज आपको मिलेंगे, तो ऐसे जो फल हैं ये सिट्रस फ्रूट्स की श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये किस फैमिली के हैं, सिट्रस फैमिली के हैं। ठीक है, जैसे कि हम मनुष्य क्या हैं, होमो सैपियंस हैं, वैसे ही बायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो ये सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं। ठीक है, सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स का ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सिट्रस फ्रूट में कौन कौन आता है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नींबू अर्थात लेमन, दूसरा है ऑरेंज यानी कि संतरा, इसके अलावा मौसम्बी इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं। अब लोकल भाषा में या जनरली हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि ये विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये सोर इन टेस्ट हैं अर्थात खट्टे हैं, और दूसरा ये विटामिन सी के स्रोत हैं। अब विटामिन सी का क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा हम लोग हर एक एसिड को या हर एक टॉपिक को थोड़ा सा एक डेली लाइफ की चीज़ों से जोड़ते चलेंगे ताकि हम आसानी से इसे याद भी रख सकें और इसे रिकॉल भी कर सकें। तो विटामिन सी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इन्हेंस करता है, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो जब भी मौसम में परिवर्तन होगा, यानी कि गर्मी के बाद ठंडी आएगी या ठंडी ख़त्म होगी और गर्मी आने वाली होगी, तो हमें अक्सर जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उस समय ये कहा जाता है कि आप जो है नींबू खाइए, आंवला खाइए इत्यादि। तो नींबू पे जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि नींबू विटामिन सी का बहुत बढ़िया स्रोत है और आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये जो विटामिन सी है ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए जो सामान्य सर्दी जुकाम के जो वायरस हैं, अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं तो अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई रहेगी तो हम आसानी से इस पर पार पा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है विटामिन सी जो है ये सिट्रस फ्रूट्स के माध्यम से मिलता है। अब केमिस्ट्री के नज़रिए से अगर हम देखें तो इस विटामिन सी में सिट्रिक
एसिड पाया जाता है। और आज का हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हमें जो एसिड मिला वो है सिट्रिक एसिड। ये किस में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? लेमन, ऑरेंज अर्थात नींबू, संतरा, मौसम्बी इत्यादि। ठीक है। और इनका सबसे बड़ा रोल क्या है? ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, खासकर तब जब मौसम में परिवर्तन होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आंवला, इंडियन गूसबेरी। आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है। और सबसे बड़ी बात, आंवला को आप लोग साल भर अलग अलग रूपों में खा सकते हैं। जब आंवले का सीज़न आता है तो आप सीधा इसके फल का खाइए, इसकी चटनी बना के खाइए, और इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और साल भर खाइए। लेकिन प्रयास ये कीजिए कि सूर्यास्त के बाद ना खाएं। और ये हमारे भारतीय भोज्य पदार्थों में अक्सर ये जो है किसी न किसी रूप में शामिल होता है। तो आंवले की क्या खासियत है कि देखिए, आंवले अगर आप 100 ग्राम आंवला लेंगे तो उसमें 80 मिलीग्राम विटामिन सी मिलेगा। ठीक है। तो ये विटामिन सी का तो स्रोत है ही, अर्थात इसमें सिट्रिक एसिड तो पाया ही जाता है। इसके अलावा इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे कि जब मैं किसी भी फल का नाम लूँगा तो ये एक जनरल किताबों में दिया गया है कि इसमें ये एसिड पाया जाएगा, इसमें ये एसिड, लेकिन अधिकांश फलों में एक से ज़्यादा एसिड पाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिए गए फल में जिस एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी हम उसी का नाम लिख देंगे। तो आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ये विटामिन सी का तो स्रोत है ही, इसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि ये देखिए, ये जो हमने आपको कुछ दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ दिखाई हैं, इसके ऊपर क्या लिखा है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक। तो हमारे यहाँ समस्या ये हो गई है कि हम अपने संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। आयुर्वेद के प्रति जो रुझान होना चाहिए वो अभी तक बन नहीं पाया है। तो हो ये रहा है कि जो भोज्य पदार्थ, जो फल फूल हमारे भोज्य पदार्थ में हमेशा रहते थे, अब वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं जागरूकता न होने के कारण। तो शरीर पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और जब शरीर में कुछ गड़बड़ी आती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो चूंकि डॉक्टर एमबीबीएस किया है, वो एलोपैथी का जानकार है, तो वो तुरंत हमें जो है कोई सिरप, टॉनिक या अंग्रेजी दवाई लिख देगा, जिसका ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड ये वो सिरप है जो बच्चों को सीज़न बदलने पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया है। अब आप जानते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हुआ है, तो हमें इस सिरप की बजाय सीधे हमें आंवला और नींबू देना है। ठीक है। अब यहाँ मैं एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये मार्केट में मिलता है विटामिन सी का टैबलेट, सेलिन। इसको कहा जाता है कि पर डे इसकी 2 गोली आप सुबह शाम खा सकते हैं, और इसको अगर खाएंगे तो सर्दी जुकाम नहीं होगा। ठीक है। और ये जो है लगभग 32 रुपये का इसमें लिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि 32 रुपये में आप एक पत्ता सेलिन खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर आपके लिए लिख देगा, या कोई और कंपनी का किसी और नाम से लिख देगा। लेकिन अगर हम इतने ही रुपए का आंवला या नींबू लें तो शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी सही काम करेगा। तो देखिए, यहाँ हमने देखा सिट्रिक एसिड जो इम्यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड नंबर पे हमने देखा एस्कॉर्बिक एसिड जो आंवला में पाया जाता है, और वो भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और उसी का अगर हम उसको नहीं सेवन करेंगे तो शरीर में जो दिक्कतें होंगी, तो उसके लिए हमें ये अंग्रेजी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। ठीक है। और दूसरी चीज़, जब ये हम अंग्रेजी दवाई लेते हैं तो ये 100% बॉडी में एसिमिलेट नहीं होती हैं। इसका कुछ परसेंट रेसिड्यू शरीर में रह जाता है, जो बाद में जमा होकर ये अलग अलग बीमारियों को जन्म दे सकता है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो फिगर है ये देखिए, ये गन्ना है, और उसके साथ ये बॉटल में जो रखा है ये सिरका है, यानी कि गन्ने का सिरका। तो गांव में जो है हम लोग खाने में जब दाल उल खाते हैं तो उसमें सिरका डाल देते हैं। ठीक है। तो सिरका जो है गन्ने का भी होता है, और ये आपके जामुन का भी होता है, अलग अलग पदार्थों का सिरका बनता है। ठीक है। तो ये जो सिरका है इसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो हमारा तीसरा एसिड कौन सा हो गया? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। अब देखिए, मार्केट में ये जो सिरका है
क्योंकि अब हम लोग गाँवों से दूर होते जा रहे हैं, अपने जो प्राकृतिक हम लोग जो हमारी रहन सहन की शैली थी उससे दूर हो रहे हैं। तो अब देखिए ये क्या आया कि सिरके का एक सब्स्टिट्यूट आ गया, विनेगर। ठीक है, अब ये इसका आप कलर देख सकते हैं, एकदम पानी के जैसा है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाया गया है और ये प्योरली एसिटिक एसिड है। जबकि जो हम लोग अपने घर में जो सिरका बनाते हैं और खाते हैं उसमें एसिटिक एसिड के साथ कई सारे मिनरल्स होते हैं जो एसिटिक एसिड के एसिमिलेशन में, यानी कि उसको पचाने में लाभदायक होते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ये प्योर एसिटिक एसिड है और ये केमिकल्स का बना हुआ है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि ये हम गाँव वाला लें या ये जो बोतल में बंद वाला है, इसमें दोनों में क्या अंतर है? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि शरीर में आयरन की कमी हो गई है। अब आयरन की कमी हो गई तो आयरन मतलब लोहा, तो क्या हम लोहे की कील या ऐसा कुछ खा लेंगे तो लोहा की कमी पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लोहे की कढ़ाई में पालक बना के खाएंगे तो उसमें आयरन मिल जाएगा, गुड़ खाएंगे उससे आयरन मिलेगा। तो देखिए आयरन लोहे की कील में भी है, गुड़ में भी है और लोहे की कढ़ाई में बनाए गए पालक में भी है। लेकिन जो गुड़ में आयरन है, जो कढ़ाई में बनाए गए सब्जी में जो आयरन है, वो एसिमेबल है, यानी कि वो बॉडी में एसिमिलेट हो सकता है, शरीर उसको ग्रहण कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। ठीक है, जैसे यही चीज़ मैं अगर आपको ये वीडियो स्पेनिश भाषा में बना दूं तो नॉलेज तो रहेगा, लेकिन आप वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आप एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि एसिमिलेट शब्द क्या है। तो कोई चीज़ जब प्राकृतिक होती है तो वो शरीर में सहजता से अवशोषित हो जाती है। चलिए अब चौथे नंबर पे आते हैं, ये है इमली। इमली को इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं और इसके अंदर टैरटरिक एसिड पाया जाता है। तो टी फॉर टैमरिंड, टी फॉर टैरटरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा ये ग्रेप्स हैं, अनराइप ग्रेप्स हैं यानी कि कच्चे अंगूर हैं, इसमें भी टर्टरिक एसिड पाया जाता है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, कुछ किताबों में दिया है कि ग्रेप्स में कुछ और एसिड पाए जाते हैं, कुछ और नाम दिया है। तो देखिए अंगूर के कई प्रकार होते हैं और मैंने पहले भी कहा है कि फलों में ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एसिड पाया जाए, एक ही अम्ल पाया जाए, एक से अधिक भी पाए जाते हैं। जो बहुतायत में पाया जाएगा उसी का हम नाम लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये देख सकते हैं पाइनएप्पल, अनानास। तो इस पाइनएप्पल में भी जो है टर्टरिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आ गया ये सेब, हरे रंग का सेब या दूसरे शब्दों में कहें कच्चा सेब। तो ये जो सेब है, ठीक है, आप ये सेब थोड़ा हम लोगों के यहाँ इस जगह मार्केट में कम दिखता है। यहाँ इस सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। बच्चों एक चीज़ यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोई सेब कच्चा होता है तो उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो पकता है उसमें बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और वो एसिड जो है दूसरे पदार्थों में कन्वर्ट होते जाता है। इसीलिए कच्चे फल जो हैं वो खट्टे होते हैं क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वो पकेंगे वो एसिड दूसरे कंपोनेंट्स में, दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट होगा, इसलिए उसका खट्टापन कम होगा और एसिड की मात्रा कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ जो है कच्चे एप्पल और जो है अनराइप ग्रेप्स अर्थात कच्चे अंगूर की बात की है। तो यहाँ जो अनराइप एप्पल है इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद आ गया ये दूसरा पालक, पालक यानी कि स्पिनैक। स्पिनैक में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और जब हम घर में पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि पालक की सब्ज़ी अगर टमाटर डाल के बनाते हैं, ठीक है, तो सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन इसके बाद इसको खाते समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पालक क्या है, पालक में कौन सा एसिड पाया गया? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब आपने पालक की सब्ज़ी बना ली। अब अगर आप पालक की सब्ज़ी खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं और आपको पानी कम पीने की आदत है, ठीक है, तो जनरली आज की डेट में हर जगह वाटर लेवल नीचे चला गया है और जो भी हम पानी पीते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है। कैल्शियम की पहचान कैसे होगी? जिस ग्लास में, जिस बर्तन में आप डेली पानी रखते हैं वहाँ सफ़ेद रंग की धारियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करती हैं कि इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई है। तो जब हम पालक की सब्ज़ी ज़्यादा खाएंगे जिसमें टमाटर भी मिला हुआ है, टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो एक तरफ हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया, दूसरी तरफ हमने पानी कम पिया। तो पानी जब कम पिएंगे तो जाहिर सी बात है कि शरीर में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और पानी हम कम पी रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में पानी में मौजूद कैल्शियम पालक में मौजूद ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिल के
कैल्शियम ऑक्सलेट बनाएगा और ये कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन के रूप में भी जाना जाता है, किडनी की पथरी के रूप में भी जाना जाता है। किडनी की जो पथरी है वो अलग अलग कंपोनेंट्स की बनी होती है, जिसमें एक प्रकार है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर पालक की सब्जी आप खा रहे हैं तो पानी ज़रूर पीजिएगा, खाना खाने के आधे घंटे बाद भरपूर पी लीजिएगा, खाना खाने के आधे घंटे पहले भी भरपूर पी लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है दिन भर भी पीते रहना है, ठीक है। तो पालक निश्चित रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें पानी की भी मात्रा ज़्यादा लेनी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें। अब इसके बाद आगे आते हैं, ये मैंने यहाँ लिखा है यूरिक एसिड का, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। आजकल आप अक्सर सुनते होंगे कि भाई किसी हमारे आस पड़ोस में कि उनका यूरिक एसिड बढ़ गया है, उनको चलने में दिक्कत हो रही है, उनके हड्डी के जोड़ों में दिक्कत हो रही है। तो देखिए, ये जो यूरिन है, जो पेशाब है, पेशाब में क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, एक नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, यूरिक एसिड पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, पूरी तरीके से पेशाब से नहीं निकल पाती है, तो ये समस्या क्रिएट करती है। और हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इनका यूरिक एसिड बढ़ गया है, इसलिए इनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आया कि ये जो यूरिक एसिड है ये आया कहाँ से, ठीक है, क्यों समस्या होती है। तो थोड़ा सा अब ये सिलेबस के बाहर हम लोग जाएंगे कि यूरिक एसिड बनता कैसे है। ये हमारे शरीर में प्यूरिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, उसकी वजह से बनता है। अब ये प्यूरिन कहाँ से आया? तो प्यूरिन जो है, ये जितना हम लोग रेड मीट खाते हैं, ठीक है, जैसे बकरे का मांस या सी फूड्स खाते हैं, या इनके अलावा जैसे कि आप बाज़ार में जो मांसाहारी हैं वो लोग जानवरों की किडनी लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक मोटा मोटा इसे ये समझिए कि मांसाहार, और वो भी जानवरों का, मछलियों का नहीं, जानवरों का जो मांसाहार है उसके अलावा कभी कभी कॉड लीवर ऑयल का भी नाम लिया जाता है। तो ये जो मांसाहार करने के बाद जब ये शरीर में जाता है तो ये डाइजेस्ट होने के बाद कई तरीके के कंपाउंड्स इसमें बचते हैं, वो हैं, उसमें से एक है प्यूरिन। ये जो प्यूरिन है ये बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा यूरिक एसिड में बदलता है। तो यूरिक एसिड की मात्रा कब ज़्यादा होगी? जब आप इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। अब यूरिक एसिड की मात्रा बनेगी तो उसके इलाज के लिए आप लोग अंग्रेजी दवाई खाएंगे तो फिर उसका रेसिड्यू शरीर में बचेगा, उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा, फिर उसके लिए दवाई खाएंगे, और इस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी दवाई के चक्र में फंसते जाएंगे। तो इसका सीधा निराकरण क्या है कि सादा भोजन उच्च विचार, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि ये आजकल एक फ़ैशन चल पड़ा है कि भाई जब तक हम लोग प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड या जंक फूड ये नहीं खाते हैं तो एक मन में असंतुष्टि होती है कि अभी हम मॉडर्न नहीं हुए हैं, हम पिछड़े हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका इफ़ेक्ट क्या है। तो ये जंक फूड क्या होता है, या प्रोसेस्ड फूड यानी कि जिसको जो है बना के पैक करके उसमें प्रिजर्वेटिव मिला दिया गया कि भाई ठीक है ये लंबे समय तक चलेगा, बाद में जब भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना बाद बिकेगा तब भी ये फ्रेश लगेगा, ठीक है। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड ऐसा फूड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा की कैलोरीज़ पाई जाती हैं। ज़्यादा मात्रा में कैलोरी क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि इसमें शुगर और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये शुगर और फैट की मात्रा ज़्यादा है जिसकी शरीर को उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर को आवश्यकता क्या है? प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की। लेकिन जंक फूड में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल कम मात्रा में पाए जाते हैं और उसके बदले में शुगर और फैट ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जंक फूड हो गया या प्रोसेस्ड फूड हो गया, ये सब भी एसिड के स्रोत हैं। ये भी जब बॉडी में एसिमिलेट होते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार के स्रोत हो गए एसिड के। अब यहाँ देखिए जंक फूड जब हम जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं, विशेषकर आपके आयु वर्ग के, तो हम जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें शुगर और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हमारे शरीर को जो है बेसिकली जो है प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लेकिन यहाँ जो है प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण ये जो फैट है ये शरीर में जमा होते जाता है
और शुगर जो है, जो हमने और खाना खाया है उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से जो हमें शुगर मिलेगा उसकी बजाय जंक फूड का शुगर से ही शरीर काम चलाने लगता है। तो होता क्या है कि जब शरीर में एक्सेस मात्रा में भोजन आएगा तो वो धीरे धीरे शरीर उसको चर्बी के रूप में जमा कर लेगा, और जंक फूड में पहले से फैट है तो ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जमा होने लगता है, जिसके कारण ओबिसिटी का शिकार होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं। ऐसा एक डाटा है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के 30% बच्चे ओबिसिटी के शिकार हैं, और मोटापे के कारण कई समस्याएं होती हैं। लंबाई ठीक से नहीं बढ़ती है, बहुत मोटा होने के कारण उतने खेल कूद में भाग नहीं ले पाते हैं, तो कई इसमें दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। इसीलिए आप लोग जो है अपने विचारों को इस तरीके से बनाइए कि जो अच्छा है, किसी के कहने पे नहीं। आप स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, खुद उसका एनालिसिस कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है टीचर से पूछिए, किताबों में पढ़िए, घर में पूछिए, और जो है आप जो सही है उसका चुनाव कीजिए। इसके बाद अब देखिए, ये हमने कुछ इसमें चित्र बनाए हैं छठ पूजा का या पोंगल का या ये बैसाखी का। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान में, साइंस में इन त्योहारों की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर से आप देखिए कि जैसे छठ पूजा, जब छठ पूजा होती है तो यहाँ जो है छठ पूजा में अलग अलग प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं ईश्वर को। ये हमारी संस्कृति में सदियों से चला आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से पोंगल में भी होता है। अब ये देखिए बैसाखी, बैसाखी में ये जो है फसल की कटाई, सर्दियों की जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद बैसाखी मनाई जाती है। और इस बैसाखी में के पीछे इसका आधार क्या है कि भाई हमने जो इतनी मेहनत की है उसका हमें फल मिला। ठीक है, ये भी कृषि से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब बेसिकली हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो प्राकृतिक चीज़ें भी आएंगी, प्राकृतिक चीज़ें आएंगी तो हमारे भोज्य पदार्थों पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे छठ पूजा में जो फल चढ़े तो निश्चित रूप से आप उसका सेवन अब शुरू कर देंगे। तो यहाँ जो है हमारी संस्कृति में खान पान को संस्कृति में इस तरीके से जोड़ा गया है कि हर मौसम के अनुरूप हमारा भोजन बदलते रहे, और उस मौसम में जो भी फल फूल हो रहे हैं, जो भी अन्न हो रहा है वही हम खाएं। ठीक है, जबकि आज के मॉल कल्चर में क्या हो गया है कि जब जिस चीज़ का मौसम नहीं है, लौकी का सीज़न नहीं है लेकिन उस समय लौकी आएगी, भिंडी का सीज़न नहीं है उस समय भिंडी आएगी, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति से तालमेल नहीं होता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमेशा तो टीचर उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपकी सबसे पहली टीचर जो है वो आपकी माँ है। तो आपकी प्रथम गुरु कौन है? माँ है। तो आप जो है माँ को फॉलो कीजिए, और आप देखेंगे कि घर में जो भी औरतें हैं, माँ हैं, वो जो हैं थोड़ा सा उनका रुझान पूजा पाठ या इन त्योहारों के प्रति ज़्यादा होता है। तो अब जो है आप उसे फॉलो कीजिए, उन्हें अपना गुरु मानते हुए। और जो है अब उसमें आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के आधार पे उसमें लॉजिक भी जोड़ते जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जो है आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो जब स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा। ठीक है, तो फिर से मैं कहूँगा कि जैसे कि कोरोना फैला हुआ है और आप देख रहे हैं कि जितनी भी दवाइयाँ दी जा रही हैं लोगों को, तो दवाइयाँ तभी काम कर पा रही हैं जब सामने दिए गए व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। तो हमारा भी जो आज का टॉपिक है इसमें कहीं ना कहीं हमने प्रतिरोधक क्षमता को भी ध्यान में रखा है। अब फिर से हम ये कहेंगे कि एक रिवीजन के रूप में कि कौन कौन से एसिड के बारे में पढ़ा और वो किस में पाए जाते हैं, इसका एक छोटा सा एक चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ताकि जब मैं अगले पार्ट में बेस और एसिड बेस के कई डेली लाइफ के एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करूँगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।